सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चंस का हल करना सिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इनको अच्छे से कॉपी पर लिखना है और इनका हल करना सीखना है। तो इस तरह से आपको पहले इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों, निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए से लेकर डी पार्ट तक सवाल दिए गए हैं आपको। तो इसमें बच्चों संख्याएं दी गई हैं, हमें उनके सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सारों गुणनखंड हमें पता होना चाहिए पहले क्या होता है। तो सारों गुणनखंड में बच्चों दो शब्द दिए गए हैं, सार्व और गुणनखंड। सार्व का अर्थ है साझा, उभयनिष्ठ या कॉमन, यानी कि कोई हमें संख्याएं दी गई हों उनमें गुणनखंड करेंगे पहले हम, फिर उसमें से साझा या कॉमन गुणनखंड हम निकालेंगे। और गुणनखंड का अर्थ आपको पहले से ही पता है, हम पिछली प्रश्नावलियों में कर चुके हैं। ऐसे खंड जो दी हुई संख्या से विभाज्य हों, जैसे यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो 20 के गुणनखंड हम 4, 5 इस तरह से अगर लें तो 4 और 5 दोनों से ही यह विभाज्य होती है। तो हमें इनके सभी गुणनखंड लिखने हैं, पहले 20 के अलग से, 28 के अलग से, और फिर उन दोनों में सार्व अर्थात साझा या कॉमन गुणनखंड हमें लेना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो हमें पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, हमें पहले 20 के गुणनखंड लिखने हैं, फिर 28 के गुणनखंड लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 20 के गुणनखंड और लिखेंगे यहाँ पर 28 के गुणनखंड। तो दोनों के गुणनखंड लिखने हैं। 20 के गुणनखंड आपको पता है, आपने पहले भी लिखे हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, 1, क्योंकि 1 और स्वयं दी गई संख्या सभी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। तो 1, फिर ये 2 से भाग जाती है 2, 2 गुणा में 10 होता है ना, तो 2 के साथ अभी यहाँ 10 भी लिख लेते हैं। यहाँ 3 से भाग नहीं जाएगा, फिर ये 4 से जाता है, 4 पंजे 20, तो 4 और 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 5 के बाद ये 10 से जाता है, 10 हम यहाँ लिख चुके हैं, 10 दूनी 20। अब 10 के बाद बच्चों ये 20 से ही भाग जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा यहाँ गुणनखंड। तो इस तरह से हमने 20 के गुणनखंड लिखे। अब 28 के गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 से भाग जाता है, 2 गुणा में 14 होता है ना, तो 14 को 7 लिख लेंगे, फिर बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये 3 से भाग 4 से, 5 से, 6 से नहीं जाएगा, ये 7 से भाग जाएगा बच्चों, 7 चौका 28 होता है। 7 और 4 दोनों को लिख लेते हैं, 7 गुणा में 4 करेंगे तब। अब ये 7 और 4 के बाद किससे भाग जाएगा, 14 से, 14 को हम यहाँ लिख चुके हैं। अब बचा है 28, ये 28 से ही भाग जाता है। इनको आप छोटे से बड़े की तरह इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इनको लिख दें यहाँ पर 1, 2, फिर 4, 5, 10 और 20। और 28 के गुणनखंड को भी इसी तरह से व्यवस्थित क्रम में लिख सकते हैं, 1, 2, फिर 4, और 4 के बाद 7, फिर 14 और 28। अब हम बच्चों इनके सारों गुणनखंड लिखेंगे। सारों का अर्थ मैंने बताया, साझा गुणनखंड। 20 और 28 के सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। हमें इन दोनों में देखना है क्या क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। आपको इस तरह से गोला बनाना है इनके बाहर। फिर 2 देख लेते हैं, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके बाहर भी ऐसे गोला बना लीजिए आप। फिर बच्चों 4 दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 लिख लेते हैं। 4 के बाद बच्चों 5 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, यहाँ 14, 28, 7 है, ये यहाँ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कोमा की बजाय फुल स्टॉप लगा देंगे, और यही हमारे 1, 2 और 4 अभिष्ट उत्तर हैं, अभिष्ट गुणनखंड हैं। अब देखते हैं बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में 15 और 25 के अलग अलग गुणनखंड लिखेंगे, फिर सारे गुणनखंड लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों 15 के गुणनखंड, और यहाँ लिखेंगे 25 के गुणनखंड, फिर दोनों के लिख देंगे। तो 1 गुणा में 15, 1 और 15 को लिख लेते हैं, फिर 3 पंजे 15 होता है, 3 और 5 को लिख लेते हैं। बाकी किसी से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इनको व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो 1, 3, 5 और 15 आ जाएगा। फिर 25 के लिख लेते हैं, 1 गुणा में 25 होता है ना, तो 1 और 25 आ जाएगा। फिर 5 गुणा में 5 होता है, तो पूरा पूरा भाग बस इन संख्याओं से ही जाता है 25। तो इसके 1, 5 और 25 गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों। अब इन दोनों के हम सारे गुणनखंड लिखेंगे, 15 और 25 के
सारों गुणनखंड। एक दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। फिर बच्चों 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं आएगा ये। 5 दोनों में है, 5 को भी हम दोनों में है तो लिखेंगे। अब 15 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 25 है, 25 इसमें नहीं है, इसलिए ये उत्तर आ जाएगा 1 और 5। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखते हैं बच्चों सी पार्ट। यहाँ पर 35 और 50 के गुणनखंड अलग अलग लिखने हैं। पहले 35 के गुणनखंड, तो 35 के 1 और 35 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणा में 35 होता है ना बच्चों। फिर ये 5 से भाग जाता है, 5 गुणा में 7 होता है, 5 और 7 आ जाएगा। बाकी ये किसी से भाग नहीं जाता है। इनको अगर छोटे से बड़े की तरफ लिखें तो 1, 5, 7 और 35 आ जाएगा। अब 50 के गुणनखंड हमें लिखने हैं। 50 के गुणनखंड, हमें गुणनखंड ऐसी संख्याएं लिखना है बच्चों जो दी हुई संख्या जैसे 50 है इससे पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1 गुणा में 50 होता है, 1 50 आ जाएगा। फिर 2 गुणा में 25 होता है तो 2 और 25 आ जाएंगे। फिर बच्चों 2 के बाद ये 5 से पूरा भाग जाता है, 5 गुणा में 10 होता है ना, तो 5 और 10 को लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 5 के बाद फिर 10 से जाता है, 10 के बाद ये किससे भाग जाएगा, सीधा 25 से ही जाएगा, वो हम लिख चुके हैं। फिर ये 50 से जाएगा और किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं जाएगा। इनको छोटे से बड़े की तरफ लिख देते हैं। 1, फिर 2, फिर 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद बच्चों ये 10 आ जाएगा, 10 के बाद 25, फिर 50। तो इस तरह से हमने 50 के गुणनखंड लिख लिए हैं, 35 के भी लिख लिए हैं। अब इन दोनों के 35 और 50 के सारों गुणनखंड लिख देते हैं। सारों गुणनखंड का के बारे में आपको पता ही है कि दोनों में जो हो वही लिखना है कॉमन। 1 दोनों में है तो 1 लिख देंगे। फिर बच्चों 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है, 5 दोनों में है, 5 लिखेंगे। अब यहाँ 7 और 35 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 और 5। 35 और 50 के सारों गुणनखंड हैं। अब देखते हैं बच्चों डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हम उसी तरीके से 56 के गुणनखंड लिखेंगे और फिर लिखेंगे 120 के। तो 56 के गुणनखंड में बच्चों 1 गुणा में 56 होता है ना, तो 1 और 56 आ जाएगा सबसे पहले। फिर 2 से पूरा भाग चला जाता है, 2 गुणा में 28, 28 दूनी 56 होता है, आपको पता होगा पढ़े में आता है ये। 2 और 28, फिर 3 से नहीं जाता है भाग बच्चों, ये 4 से भाग जाता है। 4 गुणा में 14 होता है ना, तो 4 और 14 आ जाएगा। 5 से 6 से भाग नहीं जाता है ये, फिर 7 से जाता है। 7 8 56, 7 और 8 दोनों आ जाएंगे। फिर 8 के बाद बच्चों 14 से भाग जाता है, 14 को हम यहाँ लिख चुके हैं। 14 के बाद फिर 28 से ही जाता है, 28 दूनी 56 और 56 को भी लिख चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों इनको अगर व्यवस्थित रूप में लिखें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 4। व्यवस्थित रूप का अर्थ ये है बच्चों कि छोटे से बड़े क्रम में लिख लो, या बड़े से छोटे की तरफ लिख लो। 4 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 14, फिर 28 और फिर 56। अब बच्चों 120 के गुणनखंड लिखने हैं हमें पहले इनके अलग अलग गुणनखंड लिखने हैं। 120 आएगा, यहाँ पर 120 है, तो 120 में सबसे पहले 1 गुणा में 120 होता है, तो 1 और 120 को लिख लेते हैं। फिर 2 से भी ये पूरा भाग चला जाता है, 2 गुणा में 60 होता है ना, 2 6 12 और 0 आ जाएगी। फिर 3 से भी भाग चला जाता है बच्चों, ये पूरा 3 चौके 12 और 0 आ जाएगा, तो 3 और 40 आ जाएगा। 3 को मैंने यहाँ लिख दिया था, यहाँ 40 आ जाएगा। फिर बच्चों ये 4 से भी पूरा भाग जाता है, 4 3 12 और 0 आ जाता है, 4 और 30 हो जाता है गुणनखंड, तो 4 और 30 लिख देंगे। फिर बच्चों ये 5 से भी पूरा भाग चला जाता है, 5 और 24 आ जाएगा। फिर ये 6 से भाग चला जाता है पूरा 6 और 6 को 6 से भाग करेंगे तो ये 20 बार जाता है, 20 6 का 120 होता है। फिर ये 7 से भाग नहीं जाता है, फिर ये 8 से भाग जाता है बच्चों, 8 15 8 120 होता है ना, तो 8 और 15 दोनों हो जाएंगे। 8 गुणा में 15 लिखेंगे तब, या आप इनके बीच में इस तरह से गुणा के निशान भी लिख सकते हैं, बाद में व्यवस्थित रूप में लिख लीजिए। फिर ये 9 से भाग नहीं जाता है बच्चों, फिर ये 10 से भाग जाता है, तो 10 से भाग जाता है तब 10 और 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 ढाई 120 होता है। फिर 12 से आगे किससे भाग जाता है, सीधा ये 15 से जाता है, 15 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 15 के बाद 20 से ये उल्टे आ जाते हैं बच्चों, इस तरह से हमने लिख लिए हैं बाकी इनके सभी। अब 56 और 120 के गुणनखंड देखते हैं, सारा गुणनखंड।
56 और 120 के सारों गुणनखंड बराबर है। एक दोनों में है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इनको व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा गया है बच्चों, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस की कमी है। आप इनको जैसे 1 2 फिर इस तरह से लिख लेना। सारा गुणनखंड जैसे 1 दोनों में है तो अभी 2 देखना है हमें, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 3 इसमें नहीं है, इसमें था, ये नहीं लिखेंगे। फिर 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। फिर 7 बच्चों इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है कहीं भी। फिर 8 इसमें है और इसमें भी है 8, ये रहा। 15 8 120 होता है ना, तो 8 लिख देंगे। और फिर 8 के बाद बच्चों 14 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है। यहाँ 28 और 56 है, यहाँ पर ये नहीं है। तो इस तरह से कोमा की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 4 और 8। ये चारों क्या आ जाएंगे, 56 और 120 के सारों गुणनखंड आ जाएंगे। आंसर आ जाएगा आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों ये। इसमें भी आपको सारा गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 2 रकम दी गई थी, यहाँ पर 3 3 रकम दी गई हैं। तो हम तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे पहले, फिर इनके सारा गुणनखंड निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, 4 के गुणनखंड, फिर 8 और 12 के निकालेंगे अलग अलग। 4 के गुणनखंड बराबर है, फिर 8 के गुणनखंड और फिर 12 के गुणनखंड। फिर तीनों के सारा गुणनखंड हम यहाँ लिखेंगे। तो 4 के बच्चों 1 गुणा में 4 होता है, फिर 2 गुणा में 2 होता है। तो आगे 4 एकम 4 तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं। तो गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ से 1, हम छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित रूप में ही लिख देते हैं बच्चों सीधा। फिर 2 और फिर 4, तो इसके हमारे पास 3 गुणनखंड आ जाते हैं। फिर 8 के गुणनखंड लिखेंगे अब हम। तो 8 के 1 गुणा में 8, या आप यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हैं 1 और 8 के बीच में। फिर 2 गुणा में 4 होता है और 2 चौका 8 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 1 2 और 4 तथा 8, 4 गुणनखंड हमें मिल जाते हैं। अब 12 के गुणनखंड देखने हैं। 12 के 1 गुणा में 12, फिर 2 गुणा में 6, 2 छिका 12 होता है, फिर 3 चौका 12 होता है, 3 और 4 आ जाएंगे। फिर बच्चों 6 गुणा में 2 होता है, ये हम लिख चुके हैं। 12 गुणा 1 भी लिख चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2, फिर 3 4, फिर 6 और 12, ये गुणनखंड आ जाएंगे 12 के। हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं बच्चों, जितने संभव हों सभी गुणनखंड लिखने हैं। ये नहीं है कि 2 लिख लिए 1 लिख लिया, इस तरह से नहीं लिखने हैं। अब इन तीनों के क्या करेंगे, सारा गुणनखंड निकालेंगे जो इन तीनों में है। 4 8 और 12 के सारों गुणनखंड। आपको बच्चों ये ध्यान से देखने गुणनखंड निकालने और सारा गुणनखंड निकालने, ताकि आप अगली प्रश्नावलियों में जो HCF एलसीएम के सवाल दिए गए हैं वो आसानी से सीख सकेंगे। तो यहाँ पर 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है बच्चों, 2 भी लिख देते हैं। फिर 4 यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ, तीनों में है 4 भी, तो 4 को भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें और गुणनखंड नहीं है, इनमें भले ही हो लेकिन हमें तीनों में चाहिए। सारों गुणनखंड के लिए तीनों में कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर 1 2 और 4 ही आएगा आपका आंसर। अब बच्चों बी पार्ट में देखते हैं। 5 15 और 25 के गुणनखंड निकालने सारों गुणनखंड। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, 5 के गुणनखंड निकालेंगे। 5 के गुणनखंड, तो 5 के 1 गुणा में 5, यानी कि 1 तथा 5 2 ही गुणनखंड बनते हैं इस तरह से। फिर 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 में 1 गुणा में 15 और फिर 3 गुणा में 5 होता है बच्चों 15, तो इसके हो जाएंगे हमारे पास 1 3 5 और 15। और किसी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये 4 ही इसके गुणनखंड आएंगे। फिर 25 के निकाल लेते हैं बच्चों। 25 के गुणनखंड 1 गुणा में 25, फिर 5 गुणा में 5, 5 5 25 होता है ना, और किसी से पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर 25 के आ जाएंगे बच्चों 1 5 और 25, ये आ जाएंगे ये वाले। 25 के ये हैं, 15 के ये और 5 के हमने यहाँ लिखे थे। अब 5 15 और
25 के सारों गुणनखंड हम निकालेंगे। सारों गुणनखंड जो तीनों में है वो लिखना है। एक यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, एक सब में मिलेगा बच्चों। एक को चाहे आप बगैर देखे लिख दिया करो। फिर बच्चों 5 देखते हैं। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्योंकि इन तीनों का इकाई का अंक 5 है तो तीनों 5 से विभाज्य हैं, तीनों का 5 गुणनखंड होगा। तो और कोई संख्या नहीं है बच्चों इनमें कॉमन, क्योंकि इसमें 2 ही गुणनखंड हैं, तो यहाँ आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5, 15 और 25 का सारों गुणनखंड क्या आएंगे? 1 और 5। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न के प्रथम 3 सारों गुणज ज्ञात कीजिए। ए 6 और 8, 6 और 8 के लिखने हैं हमें प्रथम 3 सारों गुणज, और बी में 12 और 18 के लिखने हैं बच्चों। तो जैसे हमने सारों गुणनखंड लिखे थे, यानी कि जो सांझे गुणनखंड थे दोनों में, यहाँ पर हमें प्रथम 3 सारों गुणज लिखने हैं। हमें इन संख्याओं के पहले गुणज निकालने हैं, और जो इनमें कॉमन हो पहले 3 गुणज जो कॉमन है वही हमें लिखने हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। गुणज हमने पहले भी प्रश्नावलियों में सीखा है कि गुणा करने से जो संख्या हमें मिलती है, जैसे 6 का गुणज 6 गुणा में 1 बराबर है 6, 6 गुणा में 2 12, 6 गुणा में 3 18। इस तरह से हमें गुणा करने से आगे संख्याएं जो मिलती जाती हैं ये सभी क्या होते हैं? गुणज होते हैं। 6 गुणा में 4 24, 6 पंजे 30। इस तरह से गुणा करने से जो संख्या हमें मिलती है, और जो ये नई संख्याएं हमें मिलती हैं गुणा करने से, ये सभी 6 से विभाज्य होती हैं। तो हम यहाँ पर पहले 6 के गुणज लिखेंगे, 6 के गुणज, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 के गुणज। और फिर हम देखते हैं प्रथम 3 सारों गुणज, उनमें जो पहले 3 मिलते हैं वही हमें आंसर में लिखने हैं बच्चों। 6 के गुणज 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चिका 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, और 6 निमा 54, 6 दही 60। अब इनमें देख लेते हैं बच्चों, इनमें ही अगर 3 गुणज आ जाएंगे पहले तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हम आगे भी लिखेंगे। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छिका 48, 8 सत्तू 56, और 8 अठू 64, 8 निमा 72, और 8 दही 80। 80 तक हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, इनमें पहले 3 मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलेंगे तो आगे हम लिखेंगे पहाड़ा। तो 6 और 8 के सारों गुणज, यहाँ हमें ये लाइन लिखनी है, और यहाँ चेक करना है कि इनमें मिले हुए हैं या नहीं मिले, नहीं आगे लिखेंगे पहाड़ा। फिर बच्चों यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, ये 24 है बच्चों। यहाँ पर 24, यहाँ पर भी 24 दिया गया है, तो 24 को लिख लेंगे। फिर बच्चों यहाँ पर 30, 36, 42 ये नहीं है, यहाँ पर ये 48 है, यहाँ पर ये 48 यहाँ लिख लेंगे। इसके आगे 54, 60 यहाँ पर नहीं है, तो इसका अर्थ ये है हमें 6 के गुणज और लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 72 दिया गया है, तो 6 ढाई 60 होता है। फिर 6 को 11 से गुणा करेंगे, 11 छिका 66। फिर 6 को 12 से गुणा करेंगे, 12 छिका 72 आ जाएगा। 72 यहाँ भी दिया गया है, तीनों में ही ये, दोनों में ही यह मिलता है, ये भी सारा गुणज आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 और 8 के सारे गुणज लिखे। तो सारे गुणज आपको पता चल गया होगा बच्चों इसमें कि जो इन दोनों में कॉमन है गुणज है वही हमें यहाँ लिखना है। इसी तरह से हम बी पार्ट में करेंगे बच्चों, इसमें 12 और 18 के गुणज हमें लिखने हैं। तो पहले हम 12 के गुणज लिखेंगे, 12 के गुणज, और यहाँ पर हम 18 के गुणज लिखेंगे। तो 12 के गुणज लिखने के लिए 12 एक गुणा में 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। इस तरह से पहाड़े हमें लिखने हैं। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, और 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 ढाई 120। इस तरह से आपको ये लिखने हैं बच्चों। और अब हम 18 के कुछ गुणज लिखते हैं। 18 एकम 18 लिख देते हैं। पहले 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छिका 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144। तो इस तरह से कुछ गुणज हमें लिखने हैं। अब हम सारे गुणज देखते हैं मिल रहे हैं क्या इनमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है 36, 36 दोनों में है।
और इसके बाद है बच्चों 48, 60, 72, 72 भी यहाँ पर दोनों में है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये 12 8 96 के बाद और 120 से पहले यहाँ पर 108 भी आएगा, क्योंकि 12 निमा 108 होता है, वो छूट गया था गलती से, तो यहाँ पर 108 आएगा। ये भी 108 यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर तीनों इनके लिख देते हैं सार्वगुणज 12 और 18 के सार्वगुणज बराबर है, क्या आएगा 36, फिर 72 और फिर 108। तो ये बच्चों आपको तरीका लेंथी लगे ये समझाने के लिए है, लेकिन अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो, लेंथी लग रहा हो, तो आप सिर्फ एक गुणज तक निकाल लीजिए। जैसे 24 निकाल लिया था, फिर 24 को आगे गुणा कर दीजिए 2 से 3 से, तो आपको वो प्रथम 3 गुणज मिल जाएंगे। 4 पूछे हो तो 4 से, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, ये 24 निकाल लिया था, तो 24 को फिर हम 2 से सीधा भी गुणा कर सकते थे। एक गुणज आपको मिल जाए तो उसको इस तरह से आप भी निकाल लीजिए, चाहे सीधा ही लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये आपको छोटी कक्षा है इसलिए समझाने के लिए बताया गया है। तो 24 गुणा में 3, अगला गुणज निकल जाएगा 72 ही आता है। यहाँ आप अगर शॉर्टकट में निकालना चाहें, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, तो इस तरह निकाल सकते हैं। 36 गुणा में 72, फिर 36 गुणा में 3 होता है, 3 छिका 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 ही आएगा। इससे हम कितने भी गुणज निकाल सकते हैं बच्चों, इस तरीके से। तो आप चाहे तो इस तरह से सभी गुणज लिख लीजिए जहाँ तक आपको 3 गुणज मिले, या फिर एक गुणज निकालते हुए उसको आगे गुणा कर दीजिए 2 से 3 से। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। तो बच्चों इसमें हमें 100 से छोटी संख्याएं लेनी हैं, 1 से 99 तक की, जो 3 और 4 ये सार्वगुणज है। सार्वगुणज का अर्थ ये है कि साझा गुणज है दोनों का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था 6 और 8 तथा 12 और 18 का, तो उसी तरह से हमें 3 और 4 के सार्वगुणज निकालने हैं। तो इसके बच्चों 2 तरीके हैं। एक तरीके में तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि हमने सभी गुणज लिखे थे। दूसरा तरीका मैंने लास्ट में आपको बताया था कि पहला इस तरह से सार्वगुणज निकल जाए, जैसे इसमें पहला गुणज 24 निकला था सार्वगुणज, इसमें 36 निकला था, उसको आप 2 3 4 गुणा करते जाइए और फिर यहाँ पर 100 से छोटी संख्याओं तक निकालना है। जब तक 100 से छोटी संख्या जैसे कि 99, 96, 100 तक नहीं आ जाती है, तब तक आप निकालते जाइए। तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, छोटे वाले तरीके से यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 3 और 4 के सार्वगुणज लिखते हैं। हम वहीं जहाँ तक हमें पहला गुणज प्राप्त होगा, पहला सार्वगुणज वहाँ तक लिखेंगे। तो 3 के गुणज, 3 गुणा में 1, इस तरह से गुणज लिखते हैं हम। पाड़ा सीधा लिख देते हैं। 3 गुणा में 2 जैसे 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, इस तरह से हम लिखते हैं। आगे भी ये हमें 100 तक लिखने हैं। ये मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूँ बच्चों, छोटा तरीका है। या तो आप इन सब को लिख लीजिए, 99 तक आएंगे ये। और फिर 4 के गुणज लिखने हैं हमें। 4 गुणा में 1 जैसे 4, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, इस तरह से। लेकिन हमें यहीं पर बच्चों जैसे कि 12 दोनों में है, पहला गुणज यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो पहला गुणज प्राप्त होने के बाद बच्चों हम 100 से छोटे कितने गुणज बनेंगे इससे पता लगा सकते हैं। तो 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, बराबर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों 12 गुणा में 1, क्योंकि 12 दोनों का सार्वगुणज है, पहला सार्वगुणज है, 12 आ जाएगा। फिर 12 गुणा में 2, 12 दूनी 24 आ जाएगा। 12 गुणा में 3, 36 आ जाएगा। ये सभी बच्चों 12 के गुणज हो जाएंगे, जो ये 3 और 4 के सार्वगुणज होंगे। जो 12 गुणा में 4, 48 आ जाएगा। 12 गुणा में 5, 60 आ जाएगा। 12 गुणा में 6, 12 छिक्का 72 आ जाएगा। 12 सत्ते 84 आ जाएगा। 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। अब हमें 100 से छोटा लिखना है, यानी कि और आगे हमें नहीं लिखना है, 12 निमा 108 तक नहीं लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आप या तो पूरा ये 3 से लेकर 99 तक आएगा, 3 के गुणज, और 4 के 96 तक आएंगे, वहाँ तक लिख सकते हैं, फिर उनमें छाट सकते हैं।
या फिर मैंने जो बताया है आपको, आप पहला सार्वगुणज निकाल लीजिए और आप इससे कितने भी गुणज निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100 से छोटी संख्याओं का पूछा है, आप 200 से छोटी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। फिर आप 200 तक यहाँ पर 12 निमा 12 दही इस तरह से लिख के निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ से 12, 24, फिर ये 36, फिर 48, 60, 72, 84 और ये 96। ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो बच्चों हमें ए से लेकर एफ तक पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें, और हमें बताना है सहभाज्य संख्याएं कौन सी हैं इनमें से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि सहभाज्य संख्याएं दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 5 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो 4 और 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 के निकालेंगे तो 1, 2 और 4 होते हैं, 5 के 1 और 5 होते हैं। तो इसमें सार्वगुणनखंड क्या होता है, केवल एक गुणनखंड सार्वगुणनखंड है और कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, सार्व नहीं है इसमें। तो इसमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड है। तो एक ही सार्वगुणनखंड वाली जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जोड़ा है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सहअभाज्य संख्याएं। तो हमें इसमें सभी संख्याओं में क्या करना पड़ेगा, पहले गुणनखंड निकाल कर देखने पड़ेंगे और फिर हमें देखना होगा कि उनमें सार्वगुणनखंड एक है या कोई अन्य संख्या भी है। अगर एक है तो वो सहअभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड बच्चों 1 गुणा में 18, 1 और 18 दोनों हो जाएंगे ना। फिर 2 से भाग जाता है ये 2 गुणा में 9। फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 से भी जाता है ये 3 गुणा में 6, और 6 और 3 हम लिख चुके हैं, 9 2 यही होते हैं बच्चों। इनको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 6 9 और 18। फिर 35 के गुणनखंड लिखते हैं, 35 के गुणनखंड यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, मैं सीधा ही लिख देती हूँ 1 5 7 और 35। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनमें सारा गुणनखंड केवल एक है और कोई गुणनखंड आपस में नहीं मिलता है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 18 और 35 सहअभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब बी पार्ट देखते हैं 15 और 37। तो पहले 15 के गुणनखंड देखते हैं बच्चों, 15 के गुणनखंड यहाँ पर आ जाएंगे 1 3 और 5 तथा 15। और 37 के गुणनखंड, 37 तो अभाज्य संख्या होती है, 1 और 37 दो ही मिलेंगे। यहाँ पर भी सारा गुणनखंड केवल एक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सहअभाज्य है। 15 और 37 सहअभाज्य संख्याएं हैं। आपको इस तरह से ये करके देखने हैं बच्चों। फिर 30 और 415 के देखते हैं बच्चों। 30 में हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आप सीधा भी लिख सकते हो कि ये यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों क्या हैं, ये 5 के गुणज हैं, यानी कि 5 से दोनों भाग हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर इनके गुणनखंड से 1 के अलावा 5 भी दोनों में मिलता है, बाकी गुणनखंड भी मिल सकते हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी। यहाँ पर हम बगैर गुणनखंड निकाले सीधा भी लिख सकते हैं सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि विभाज्यता के नियम के द्वारा हमें पता है कि दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो सहअभाज्य नहीं है, यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं बच्चों। अब 17 और 68, तो 17 बच्चों 17 के गुणनखंड देखें तो 17 के 17 गुणा 1 यानी कि 1 और 17 हो जाते हैं। 68 के देखेंगे तो हम 1 68 और 4 और 17 होते हैं, तो इनमें 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 1 और 17 दो दो गुणनखंड हो गए हैं सारा गुणनखंड, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, संख्याएं नहीं हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम
216 और 215 में। अब 216 के और 215 के गुणनखंड भी अलग अलग करके देख सकते हैं। 216 के होंगे बच्चों जैसे 1 गुणा में 216, तो 1 और 216 हो जाएगा। फिर 2 से पूरा भाग जाएगा, ये सम संख्या है इकाई के अंक पर। 2 गुणा में 108 हो जाएगा, तो 2 और 108 आ जाएगा। फिर ये 3 गुणा में 72 होता है, और फिर 4 से भी पूरा भाग जाता है, तो 4 से भाग करेंगे तब ये 54 बार जाएगा। फिर ये 6 से भाग जाता है, 6 और 36 आ जाएगा। फिर ये 8 से पूरा भाग जाता है, 8 और 27 आएगा। और फिर ये 9 से पूरा भाग चला जाता है, 9 और 24 आ जाएगा। फिर ये 12 से पूरा भाग जाता है बच्चों, 12 और 18 आ जाएगा। तो आप इनको इस तरह से 12 गुणा में 18, 4 गुणा 54 इस तरह लिख सकते हैं, या कोमा लगाकर भी लिख सकते हैं। 216 के गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब 215 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 215 के बच्चों 1 और 215, 1 गुणा में 215 आ जाएगा 215। और फिर ये 5 से भाग जाता है बच्चों, तो इसको 5 से जब भाग करते हैं तो 5 चौका 20 और 5 तिये 15, यही आते हैं। इसके सिर्फ 4 ही गुणनखंड हमें मिलते हैं बच्चों। और तो अब हम देखेंगे कि इसमें सारा गुणनखंड क्या है। इसमें सारा गुणनखंड है बच्चों 1। इसका अर्थ है 216 और 215 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सारा गुणनखंड 1 ही है। तो 216 और 215 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं पार्ट एफ में 81 और 16 दिया गया है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 81 के गुणनखंड, फिर 16 के। तो 81 के 1 और 81 आ जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाता है, 3 और 27 आ जाएगा। 3 गुणा 27 होता है ना, 81 27 81। फिर ये आगे 4 5 6 7 8 गुणा में 9। तो और गुणनखंड इसके नहीं बनते हैं बच्चों। अब 16 के बनाएंगे। 16 के 1 16, फिर 2 से पूरा भाग जाता है, 2 8 16, फिर 4 गुणा में 4 होता है। तो 4 को एक बार ही लिखेंगे, सॉरी। तो 4, तो ये गुणनखंड बन जाएंगे इसके 1 16 2 8 4। इनको व्यवस्थित रूप में अगर लिखें तो 1 2 4 8 16। और इनको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 3 9 27 81। अब देखते हैं सारा गुणनखंड। ये तो इसमें केवल एक ही दोनों में सारा गुणनखंड है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। 81 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो बच्चों कोई संख्या है वो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी कि जो संख्या है उसके दोनों गुणनखंड हैं, ये दोनों से पूरी पूरी भाग जाती है। तो ये किससे सदैव विभाजित होगी, तो ये 5 और जो 12 की का गुणनफल होगा, 5 गुणा में 12 बराबर है 60। तो इससे हमेशा संख्या विभाजित होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 60। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। तो 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे बच्चों, उनसे ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के सभी गुणनखंड लिख देंगे। 12 के गुणनखंड 1 गुणा में 12 आ जाएगा, 2 गुणा में 6, 3 गुणा में 4। और इस तरह से हम ये सभी गुणनखंडों को अलग अलग करके लिख देते हैं। 1 2 3 4 6 तथा 12 इसमें पहले से ही है बच्चों, 12 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 और 6, और इसमें संख्या 60 आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में कक्षा 6ठी के गणित से प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों का हल करना सीखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सवाल अच्छे समझ में आए हों, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।